नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 28 अक्टूबर दोस्तों। बिग ब्रेकिंग, जहां पहले क्वाड से चीन को मिलेगी टेंशन, फिर सीमा पर गरजेंगे भारत और यूएस की सेनाएं। तैयारी हो चुकी है पूरी, वो हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने फिर से उगला जहर, कश्मीर पर कही बात तो रक्षा मंत्री ने पीओके की बात कह दी। कहा पीओके भारत का है अभिन्न अंग, पहले वहाँ करेंगे सफाया। तीसरी बड़ी अपडेट, भारत में होगी यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी बैठक, कई देश लेंगे हिस्सा, हुआ तय मुद्दे भी। चौथी बड़ी अपडेट, भारत की जाल में फंस रहे चीन और पाकिस्तान, तेज़ी से तैयार हुई सीमा तक पहुंचने वाली सड़कें, वो हम आपको बताएंगे। अगली अपडेट है एलएसी पे चाइना की नापाक हरकत फिर से रूप, प्योंगयांग लेक के पास बनाए अस्थाई टेंट, वो भी बताएंगे। वहीं कनाडा में फिर भारतीय जश्न में खलल, दिवाली पर भिड़े खालिस्तानी समर्थक, तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। जहां पहले क्वाड से चीन को मिलेगी टेंशन, फिर सीमा पर गरजेगी भारत और यूएस की सेनाएं। दरअसल भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत कई देशों के साथ युद्धाभ्यास करने का फैसला लिया है। खासतौर पर अमेरिका के साथ चाइना से सटी वास्तविक सीमा रेखा यानी एलएसी के पास युद्धाभ्यास करने की तैयारी है और इसमें चीन को मिर्ची लग रही है, जो भारत की जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ गहरे रिश्ते से अक्सर तनाव में दिखता है। भारत के इस कदम को चाइना के विस्तारवादी रवैये का एक जवाब माना जा सकता है। इस साल के अंत में भारत की ओर से जापान के साथ नेवी युद्धाभ्यास करेगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्फेंट्री एक्सरसाइज भी होनी है। वहीं आपको बता दें 3 अन्य आसियान देशों के साथ भी युद्धाभ्यास की तैयारी जारी है। सबसे पहले जापान के वोकोस्का में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत की सेनाएं युद्धाभ्यास करेंगी। इस युद्धाभ्यास में वॉरशिप, पनडुब्बी, फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। इसकी शुरुआत 8 नवंबर से होगी और अगले 10 दिनों तक यानी 18 नवंबर तक ये चलेगा। और इस तरीके के मालाबार युद्धाभ्यास के जरिए चारों देश चीन को एक बड़ा संदेश देंगे। चारों देश पहले भी कई बार संदेश दे चुके हैं, इंडो पैसिफिक में किसी भी विस्तारवादी नीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साफ है कि चाइना को लेकर क्वाड देशों की नीति सख्त है। आपको बता दें इसी महीने की शुरुआत में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की ओर से कहा गया था कि चीन ही इंटरनेशनल ऑर्डर में उसका मुख्य प्रतिद्वंदी है। अमेरिका ने कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका का रक्षा साझेदार है। अमेरिका और भारत मिलकर काम करेंगे और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें चाइना की ओर से ऑकॉम यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके के संगठन को एक चुनौती साझा समझा जाता रहा है। वहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत को मिलाकर बने क्वाड को लेकर भी चीन कई बार एतराज़ जता चुका है। तो कुल मिलाकर हिमाचल में भी अमेरिका और भारत ने किया था युद्धाभ्यास। अब उत्तराखंड में भी अभ्यास होने वाला है। 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच अमेरिका और भारत की सेनाएं उत्तराखंड के औली में युद्धाभ्यास करेंगी और ये इलाका चीन की सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें अगस्त में ही भारत और अमेरिका की एलीट फोर्सेस ने हिमाचल प्रदेश के बकलो में वज्रपहार नामों से युद्धाभ्यास किया था। तो एक तरीके से ये बड़ा झटका जो है वो दिया गया है। हम चलते हैं और अपडेट, मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने फिर से उगला जहर, कश्मीर पर कह दी बात। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला। ओआईसी ने बयान में कहा है कि 27 अक्टूबर को कश्मीर पर भारत के कब्जे को 75 साल पूरे हो गए। इस्लामिक संगठन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर उनके साथ हैं। ओआईसी संगठन ने नरेंद्र मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने की मांग की है। साथ ही कहा गया है कि जो भी कश्मीर में डेमोग्राफिक बदलाव किए जा रहे हैं उन्हें रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही संगठन ने जम्मू कश्मीर के निवासियों के मूल मानवाधिकारों का सम्मान करने की मांग की। इस्लामिक संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव के अनुसार कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए कोशिश तेज करने की मांग की। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कश्मीर मुद्दे पर इस्लामिक देशों के संगठन ने ऐसा बयान दिया। ऐसे पहले भी ओआईसी की ओर से कश्मीर मामले में ऐसे बयान देखने को मिल चुके हैं। ओआईसी के बयान के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर प्रेशर बनाया जा सके। हालांकि भारत ने कई बार ओआईसी को आगाह किया और वो कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे न बढ़ाएं।
अब इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दे दिया। इन्फेंट्री डे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओआईसी को आईना दिखाते हुए कहा है कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि पीओके के गिलगित बल्टिस्तान जैसे हिस्से को एक बार फिर वापस अपनी सीमा में हासिल कराया जाए। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ तौर पर चाइना और पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया है और साफ साफ इन्फेंट्री डे के मौके पे 57 मुस्लिम देशों को पीओके की याद दिला दी। एक और अपडेट, भारत में होगी इस बार यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी बैठक, कई देश लेंगे हिस्सा। दरअसल आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट, नए भुगतान तंत्र और ड्रोन के इस्तेमाल से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा ने कहा है कि बैठक की शुरुआत आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी। ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लीवेंस भारत में बैठक में शामिल होने वाले विदेश मंत्रियों में शामिल है। आपको बता दें, इस बीच यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति का आयोजन 28 और 29 तारीख को मुंबई और दिल्ली में होगी। बैठक का विषय आतंकवादी उद्देश्यों की नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकी के उपयोग का मुकाबला करना होगा। बैठक की शुरुआत में आतंक के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। भारतीय अधिकारी ने बताया कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लीवरली समेत अन्य देशों के विदेश मंत्री भारत में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक समिति के सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। एक और अपडेट निकल के आई है, भारत के जाल में फंस रहे चीन और पाकिस्तान जैसे तेजी से तैयार हुई सीमा तक पहुंचने वाली सड़कें। दरअसल एक तरफ चीन लगातार अपनी ताकत को एलएसी और एलओसी पे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटा है। इसके लिए चाइना पीओके में पाकिस्तान की सड़कों की मरम्मत करा रहा है। दूसरी तरफ भारत ने भी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक रोड का निर्माण को तेज़ी से आगे बढ़ाया है और सीमा तक पहुंचने वाली सड़कों को कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नए ब्रिज भी तैयार कर रहा है। भारत के प्लान के मुताबिक 2023 तक सीमावर्ती राज्य में सीमा और वहां तक पहुंचने के लिए 272 करोड़ रुपए सड़कों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए काम तेज़ी से शुरू है। भारत ने दुर्बुक स्योक दौलत बेग ओल्डी तक 256 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार करके चाइना को इस कदर परेशान कर दिया है कि उसने सड़क पर ताक झांक के लिए गालवान तक आना पड़ा है और पूर्वी लद्दाख में तनाव का दौर शुरू हुआ है। इस निर्माण की फहरिस्त में भारत द्वारा नए 75 प्रोजेक्ट भी बनकर तैयार हो गए। एक और अपडेट निकल के आई है, एलएसी पे चीन की नापाक हरकत फिर शुरू। प्योंगयांग लेक के पास बनाए स्थायी टेंट। चाइना अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो एक बार फिर से ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे दोनों देशों के बीच नफरत की दीवार और मजबूत हो जाए। कुछ दिन पहले विवादित पॉइंट के फ्रंट लाइन पर खड़े जवानों को पीछे किया गया था, लेकिन अब वो जानकारी आ रही है कि अब और भी ज़्यादा चौंका रही है। ईस्टर्न लद्दाख में प्योंगयांग लेक के नज़दीक चीनी सेना शेल्टर बनाने में जुटी है। ये वही इलाका है जहाँ विवाद हुआ था कि इसके बाद समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएँ पीछे की ओर जाने को राजी हो गई थी। एक सप्ताह पहले ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरी बार देश के सर्वोच्च नेता चुने गए। उन्होंने पीसीपीसी बैठक के दौरान गालवान वैली हिंसा का वीडियो चलवाया। इसके बाद ये बताने की कोशिश की गई कि चीनी सेना से भारतीय सेना का बड़ा नुकसान किया, जबकि हकीकत ये कोसों दूर है। चीन भारत का अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मान रहा है। चाइना की पूरी तरीके से इस तरीके की एक्टिविटी। एक और अपडेट, ऋषि सुनक के पीएम बनते ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास में जले दिए। सुनक ने दिवाली की शुभकामनाएं भी दी थी। ब्रिटेन के नए नवेले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार को 10 डाउनिंग स्ट्रीट स्थित अपने सरकारी आवास में दिवाली की शुभकामनाएं दी। भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री सुनक ने दिवाली स्वागत समारोह में दिए भी जलाए। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा ब्रिटेन बनाने की खाई कसम जहां हमारे बच्चे और पोते पोतियां अपने दिए जला सके। दिवाली समारोह की तस्वीर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि 10 नवंबर में आज रात के दिवाली रिसेप्शन में आकर बहुत अच्छा लगा। मैं एक ऐसा ब्रिटेन बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा जहां हमारे बच्चे और हमारे पोते पोतियां अपने दिए जला सकेंगे और भविष्य को आशा के साथ देख सकेंगे। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। आपको बता दें, कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता चुने जाने के बाद एक दिन मंगलवार को किंग चार्ल्स के साथ मुलाकात के बाद धर्मनिष्ठ हिंदू ऋषि सुनक ने औपचारिक रूप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। एक और अपडेट निकल के आई है, महबूबा मुफ्ती को नहीं है बंगले में रहने का कोई हक, मुकर्रर हुई खाली करने की तारीख। जम्मू कश्मीर सरकार ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा से 15 नवंबर तक उससे अपनी सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया।
जम्मू कश्मीर संपदा विभाग ने सुश्री मुफ्ती को गुपकार रोड स्थित फेयरव्यू बंगला खाली करने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि मुफ्ती अनाधिकृत रूप से इस बंगले में रह रही है। आपको बता दें, इस बीच आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मुफ्ती को आवंटित बंगला उन्हें 27 अप्रैल 2017 को तत्कालीन राज्य के मुख्यमंत्री के तहत 6 महीने के लिए दिया गया है और इसके बाद से 31 अक्टूबर 2018 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद इसमें कोई विस्तार नहीं किया गया। आदेश में कहा गया है कि उनके बाद अब सरकारी बंगले के हकदार नहीं थी, क्योंकि कानून प्रावधान जिनके तहत पूर्व प्रधानमंत्री विभिन्न सुविधाओं के हकदार थे, भारत सरकार द्वारा 2020 में निरस्त कर दिया गया था। सरकार ने कहा था कि पूर्व में बेदखली के नोटिस पर मुफ्ती का जवाब 22 अक्टूबर को मिला था। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर यूएई के मंत्री ने कही बड़ी बात। दरअसल भारत के विदेश नीति से प्रभावित यूएई सरकार के मंत्री उमर सुल्तान अल ओमान ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ में कसीदे पढ़े। गुलाम ने कहा, दुनिया में छिड़ी जंग के माहौल में जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष रखते हैं, वो उससे काफ़ी प्रभावित है। दिल्ली में आयोजित एक थिंक टैंक समिट में वर्चुअली समिट शामिल होकर संयुक्त अरब अमीरात के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग के राज्य मंत्री उमर सुल्तान अल ओलाम ने यह बात कही। यूएई के मंत्री ओलाम ने समिट के दौरान कहा है कि इतिहास देखें तो पहले दुनिया कई खेमों में बटी हुई थी, जहां आपको किसी न किसी एक पक्ष को चुनाव करना होगा। ओलाम ने कहा है, लेकिन वो भारत के विदेश मंत्री से काफ़ी प्रभावित हैं और कुछ भाषण भी देखे गए हैं। एक और अपडेट, 7 लाख नौकरियां, देश की जीडीपी में 68 करोड़ का सालाना कंट्रीब्यूशन कर रहे यूट्यूब क्रिएटर। दरअसल भारत की क्रिएटर की इकॉनमी लगातार फल फूल रही। यूट्यूब पर लोकल क्रिएटर सालाना अनुमानित रूप से देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 6800 रुपये का योगदान 6800 करोड़ का योगदान दे रहे हैं और इस प्रक्रिया में 7 लाख नौकरियां पैदा कर रहे हैं। यह दावा नील मोहन को, जो कि यूट्यूब और गूगल के एसवीपी के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने कही है। हम चलते हैं एक और अपडेट। बम धमाकों के बीच यूक्रेन में फिर से फंसे भारतीय छात्र बोले, यहीं रहना पड़ेगा हमें। दरअसल आपको बता दें, यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों ने 2 महीने पहले ही युद्धग्रस्त मुल्क में वापस लौटना शुरू किया। उन्हें उम्मीद थी कि वे एक बार फिर से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। हालांकि जल्द ही भारतीय स्टूडेंट की उम्मीद पर पानी फिर गया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। यह वजह है कि भारत की तरफ से 2 एडवाइजरी जारी की गई है। इनमें यूक्रेन में मौजूद भारतीयों को तुरंत देश छोड़ने को कहा गया है। इस तरीके एक बार फिर भारतीय स्टूडेंट के बीच अनिश्चितता का माहौल हो गया है। हालांकि तनाव के हालात के बीच मॉरिशन की पढ़ाई करने पहुंचे भारतीय स्टूडेंट ने फैसला किया है कि वो यूक्रेन में ही रहने वाले हैं। दरअसल इसमें कईयों का कहना है कि उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। अन्य स्टूडेंट ने यह कहा है कि वे इंतजार करें और अब आगे क्या करना है। वे स्टूडेंट बम, गोलों और मिसाइलों के बीच यूक्रेन में फंसे हुए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जम्मू को दहलाने की आतंकी साजिश नाकाम, रेलवे स्टेशन से आईईडी बरामद। दरअसल जम्मू कश्मीर को दहलाने की एक बार फिर बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन से आईईडी मिलने पर अफरा तफरी मच गई है, लेकिन बम निरोधक दस्ते की टीम ने इसे निष्क्रिय कर दिया। रेलवे स्टेशन में स्थित टैक्सी स्टैंड पर आज कुछ लोगों ने आईईडी देखी। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस और सेना ने मौके पर पहुंचकर इस आईईडी को जब्त कर लिया। बम निरोधक दस्ते को बुला लिया। आईईडी मिलने की सूचना से कुछ देर तक स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई थी। बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें समय रहते आईईडी की निष्क्रिय कर दिया। काफ़ी संख्या में सुरक्षा बलों को स्टेशन में देखकर लोग घबरा गए, लेकिन समय रहते उन्होंने अनहोनी को टाल दिया। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां कोर्ट ने आजम खान को लगा बड़ा झटका, अब 9 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। जी हाँ, आपको बता दें, उनकी विधायकी भी गई 3 साल की जेल। समाजवादी पार्टी के विधायक मुलायम सिंह विधायक आजम खान को एमपी मल्लम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर की एमपी मल्लम कोर्ट ने गुरुवार को आजम खान को 3 सालों की सज़ा सुनाई है। कोर्ट द्वारा सज़ा सुनाए जाने के बाद अब आजम खान की विधायकी भी खतरे में आ गई है। 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होने पर आजम खान को विधानसभा की सदस्यता भी छोड़नी पड़ेगी। फिलहाल आजम खान को जेल में जाना पड़ सकता है। हालांकि खुद को इंसाफ को कायल
बताते हुए आजम खान ने उच्च अदालत में अपील की बात दोहराई है। फिलहाल जमानत के लिए उन्हें अर्जी दाखिल करनी होगी। साथ ही सज़ा को चुनौती देने वाली अर्जी भी सेशन कोर्ट में दाखिल करनी होगी। अगर निचली अदालत ने अर्जी खारिज कर दी तो हाई कोर्ट जाना होगा। आपको बता दें, जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक 2 साल या इससे अधिक की सज़ा सुनाए जाने के बाद जनप्रतिनिधित्व के सदस्यता के आयोग के घोषित किया जाएगा। सज़ा के 6 साल बाद ये तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी लग जाती है। आपको बता दें, सन 2002 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के किए गए संशोधन के मुताबिक सज़ा की अवधि पूरी होने के बाद पार्षद लागू है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। मैं भारत का बहुत बड़ा फ़ैन। जयशंकर ने चीनी राजनयिक को कसा पेंच तो एकदम बदल गए सुर। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कई मौके पर अपने हाथों से नहीं